नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों देखिए, डेली टॉपिक वीडियो आज पार्ट 2 है और इसमें डिस्कस करेंगे हम उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति में थारू जनजाति। ठीक है, कल के पार्ट में हमने उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर डिस्कस करे थे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने जो जितने भी टॉपिक थारू जनजाति से क्वेश्चन में बनते हैं उस सभी मैंने डिस्कस किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आपकी परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में बन सकता है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, आज 2 बजे आपको जीएस की क्लास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पहला चैप्टर मिलेगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और काफ़ी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हिस्ट्री के टॉपिक में जो आपका उत्तराखंड का जनरल पेपर का सिलेबस है, उसमें हिस्ट्री में पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थारू जनजाति। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थारू जनजाति की थोड़ा विषय वस्तु बता देता हूँ। देखिए, थारू जो है दोस्तों, वो जो राजस्थान में थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है, वहाँ से अपने आप को वंशज मानते हैं। ठीक है, देखिए, इसके अलावा थारू अपने आप को किरात वंशज भी मानते हैं। थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ विद्वान राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने व अपने आप को राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इनका नाम थारू पड़ने का समर्थन करते हैं। इसके अलावा एक और मान्यता है दोस्तों कि ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में गए हुए थे, लेकिन वहाँ डर के कारण थर थर कांपने लगे, जिस कारण थारू कहलाए। ठीक, अब दोस्तों बात करें तो देखिए, भारत और नेपाल में थारू जनजाति की काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, नेपाल के लगभग 6.6% लोग थारू जनजाति हैं। ओके, और देखिए, स्वयं को ये राजस्थान के थार के निवासी मानते हैं और नेपाल की लगभग 6.6% लोग थारू जनजाति हैं। ओके, उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में यह उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमता और सितारगंज के लगभग 141 गांवों में निवास करते हैं। ठीक है, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भी थारू जनजाति को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में भी थारू जनजाति को सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है। हालांकि गूगल पे जौनसारी जनजाति को अब सबसे बड़ी उत्तराखंड की जनजाति कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों में, और बिहार में मैंने आपको बताया बिहार के चंपारण, दरभंगा जिलों तथा नेपाल के पूर्व में, ठीक है, पश्चिम में महाकाली नदी एवं तराई एवं भाबर क्षेत्रों में थारू जनजाति फैली हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्पत्ति मैंने आपको बता दी। अब इसके टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत में मैंने आपको बता दिया, या बिहार राज्य तथा उत्तराखंड में, ठीक है, नैनीताल, उधम सिंह नगर के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक जो जनजाति है वो थारू जनजाति है। नेक्स्ट दोस्तों, यह स्वयं को किरात वंश के वंशज मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूके ट्रिपल एस सी में। कौन सी जनजाति स्वयं को किरात वंशज मानती है? तो थारू जनजाति अपने आप को किरात वंशज मानती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कोई कोई सिसोदिया वंश अपने आप को सिसोदिया वंश के राजपूत भी कहते हैं। ठीक है, थारू जो है वो अलग अलग जातियों में विभक्त हो चुके हैं। ठीक है, जब कोई सिसोदिया वंश है, कोई राणा वंश है, ठीक है, कोई किरात वंश है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कुछ राजस्थान के थार मरुस्थल से संबंधित आपको मानते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, थारू जनजाति को 1961 में प्रांतीय सरकार द्वारा जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, उस समय हम यूपी का हिस्सा थे, क्योंकि उत्तराखंड का गठन तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तो 1961 में ही थारू जनजाति को एक जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब देखिए दोस्तों, इनका शारीरिक गठन की बात करते हैं। तो देखिए, ये लोग कद में छोटे होते हैं, पीत वर्ण यानी कि थोड़ा पीला पीला इनका शरीर दिखता है, और चौड़ी मुखाकृति यानी मुख इनका चौड़ा होता है। नासिका जो है यानी कि नाक जो है इनका समतल होता है, जो कि मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट है दोस्तों। ठीक है, और इन्हीं कारणों से इन्हें मंगोलाइड भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस जनजाति को मंगोलाइड जनजाति भी कहा जाता है? तो थारू जनजाति को मंगोलाइड जनजाति कहा जाता है। ओके, और देखिए, इनके पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक आकर्षक होती हैं। ठीक है, ये पुरुषों की
स्थिति मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देखिए थारू परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, लेकिन स्त्री का भी यहाँ पर विशेष अधिकार होता है दोस्तों। ठीक है, ओके। अगर भाषा की बात करें तो देखिए इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं होती दोस्तों थारू जनजाति की। जिस भाषा के क्षेत्र के समीप ये होते हैं वही भाषा इनको ये प्रयुक्त कर लेते हैं। लेकिन राज्य में निवास करने वाले थारू अधिकांशतः अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली तथा भावरी आदि भाषाएं भी बोल लेते हैं दोस्तों। अब इनके भोजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भोजन देखिए थारू जनजाति का मुख्य भोजन आपसे पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है। तो चावल और मछली जो है दोस्तों थारू जनजाति का मुख्य भोजन है। ठीक है, इसके अलावा यह दाल, दूध, दही, मांस और अंडे का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। नेक्स्ट दोस्तों, तंबाकू व मदिरा इनका मुख्य पेय पदार्थ है। और ठीक है, और मदिरा ये चावल द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं जिसे जाड़ कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जो इनका पेय पदार्थ होता है, ठीक है, यानी मादक पदार्थ होता है जाड़, ठीक है, जिसको मदिरा कहा जाता है। तो उसका नाम आपको याद रखना है, ये स्थानीय भाषा में इसको जाड़ कहते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, थारू जनजाति जो है वो सगाई को दिखनौरी कहती है। ये आपको याद रखना है, सगाई को थारू जनजाति दिखनौरी तथा जब गौना हो जाता है उसको चाला कहते हैं। ये आपको याद रखना है, सगाई को दिखनौरी और गौने को चाला। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, इनमें बदला विवाह प्रथा प्रचलित होती है। अब बदला विवाह प्रथा क्या होती है? जैसे आपकी शादी कहीं पे होती है तो आपकी बहन का रिश्ता उनके परिवार में किया जाता है। यानी कि एक दूसरे की जो बहनें या भाइयों का रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ हो जाता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब इनमें 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। तो 3 टिकटी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप बता सकते हैं कि थारू जनजाति में। ठीक है, जब इनमें रिश्ता तय हो जाता है तो ये पक्की पूड़ी कहा जाता है। ठीक है, रिश्ता तय होने पर इनको ये पक्की पूड़ी कहते हैं। ठीक है, रिश्ता तय होने को पक्की पूड़ी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, तो थारू लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। और होली में यहाँ पर एक फेवरेट डांस होता है इनका खिचड़ी नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सगाई की रस्म को या अपना पराया कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सगाई की रस्म को यहाँ पर अपना पराया कहा जाता है। ठीक है, गौना मैंने आपको ऊपर बताया, गौना को यह लोग चाला प्रथा के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, विधवा विवाह के लिए इनमें लठ बरवा भोज प्रथा प्रचलित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूके SSS में कि लठ भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है। तो विधवा विवाह की प्रथा यहाँ पे प्रचलित है और यहीं पे लठ बरवा भोज प्रचलित है। अब देखिए लठ बरवा भोज होता क्या है? यदि कोई विवाहित लड़की, ठीक है, जिसका गौना यानी चाला न आया हो, उसका पति मर जाए तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी को एक भोज देता है। ठीक है, इस प्रकार के विवाह को लठ बरवा भोज कहा जाता है। ओके, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। देखिए इनमें मुख्यतः एक पत्नी विवाह ही प्रचलित है, लेकिन आवश्यकता अनुसार ये बहुपत्नी विवाह भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, बजहर नामक त्यौहार इनका प्रमुख त्यौहार है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों कि बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो बजहर जो है वो थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, और स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। आवास की बात करें तो दोस्तों ये लोग अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्तों और नरकुल का प्रयोग करते हैं। दीवारों पर चित्रकारी, ठीक है, आपको इनके घरों में दीवारों पर चित्रकारी मिलेगी। ठीक है, प्रत्येक घर में पशुबाड़ा व घर के सामने प्राय छोटा सा पूजा स्थल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि घर के सामने मंदिर कौन सी जनजाति बनाती है? तो थारू जनजाति घरों के आगे मंदिर का निर्माण करती है। अब देखिए दोस्तों इसकी वेशभूषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके पुरुष देखिए हिंदू धर्म इनका होता है। ठीक है, और पुरुष जो है दोस्तों वो चोटी रखते हैं दोस्तों। ओके, बड़ी चोटी रखते हैं तथा धोती, लंगोटी, कुर्ता, टोपी व साफा पहनते हैं। इसके अलावा स्त्रियां जो है वो रंगीन लहंगा पहनती है, ओढ़नी रखती हैं, चोली रखती है और कुर्ता पहनती हैं। ठीक है, और देखिए शरीर पर कोई चीज़ गुदवाना होता है, जैसे नाम नूम लिखना, ये यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा पीतल, चांदी व कांसे के आभूषण भी यहाँ पर पहनते हैं महिलाएं। ओके,
ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, त्योहार की बात करें तो देखिए त्योहार मैंने बजहर आपको बता दिया। इसके अलावा दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी और बजहर इनके प्रमुख त्योहार हैं। दीपावली को ये शौक के रूप में मनाते हैं और होली में यह खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है। अब देखिए बजहर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन बदल के कि बजहर जो है वह कब मनाया जाता है, तो जेठ या बैसाख में यह उत्सव मनाया जाता है। ओके, यह आपको याद रखना है। और इनका जो प्रमुख आजीविका है वो स्थायी, जैसे ये कृषक होते हैं, पशुपालक व आखिटक भी ये करते हैं दोस्तों। ठीक है। मुख्य रूप से ये धान की खेती करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आजकल तो दोस्तों काफ़ी थारू जनजाति शिक्षित हो चुकी है और सरकारी नौकरी में भी काफ़ी थारू जनजातियाँ प्रचलित हो चुकी हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट थे दोस्तों थारू जनजाति से रिलेटेड, और सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं और क्वेश्चन आपसे इन्हीं से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसका नोट्स बनाइए और इन सभी पॉइंट को आप कॉपी में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये थे आज का पॉइंट, और कल हम डिस्कस करेंगे भूटिया जनजाति पे। ठीक है। इस तरह हम जो उत्तराखंड की जनजाति है उसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। कल का टॉपिक रहेगा हमारा भूटिया जनजाति। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।